business regulatory framework. Today we are going to start a new venture, a new unit, Unit 2. As per our syllabus, we are going to study Companies Act 2013. Unit 2 weightage is 25%. So let us start our journey of Unit 2. As you know already that my pattern of teaching is question answer pattern. So exactly you get an idea that what type of questions are asked at university level and how much content is needed as and when you attempt the answer. So the first question with which we are going to start is define company, explain its characteristics, or we can say explain its features. So today we are going to have the introduction of the company, a bit history of company, when the company started, what happened at the initial stage of its history, and we will try to understand what is company exactly, and we will have its characteristics, its features. Then we can say yes, this is a particular company which is registered. Let's have introduction first. Company law in India is the cherished child of the English parents. In other words, company legislation in India owes its origin to English company law. Following the enactment of the Joint Stock Company Act 1844 in England, the first law regulating companies took its birth in 1850 as Joint Stock Companies Act in India. Friends, as and when we talk about the company, you remember the name of East India Company. आपको पता ही होगा, आपको याद होगा, आपने नाम सुना ही होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ये सबसे पहली कंपनी थी, which was established in India in 1600, in the year 1600. और ये जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश राज था तब की बात है. उसके बाद कोई लॉ रेगुलेटिंग नहीं था. एट दैट टाइम कोई भी एक्ट नहीं था, लॉ नहीं था कंपनी से जुड़ा हुआ. अगर कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहता था तब के जमाने में 1600 या 1700 की हम बात कर रहे हैं, तब अगर कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहता था उस जमाने में तो ब्रिटिश सरकार से परमिशन लेके कंपनी स्टार्ट कर सकते. लेकिन कितने परमिशन लेते थे, कितने परमिशन नहीं लेते. परमिशन लिया तो वो लीगल काम कर रहे हैं, लेकिन परमिशन नहीं लिया तो वो हो गया इलीगल कंपनी या इलीगल एसोसिएशन. तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी. तो भारत के अंदर पहला एक्ट कब लीगली कब एक्ट पास हुआ, लॉ कब बना कंपनी से जुड़ा हुआ, तो सर 1850. अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाए तो आपने याद रखना है एट व्हेन इन विच ईयर द फर्स्ट कंपनीज एक्ट टुक प्लेस और इट वाज फ्रेम्ड और इट वाज इंप्लीमेंटेड और एप्लीकेबल. तो आपने याद रखना है 1850. ठीक है. 1850 का जो लॉ बना था कहाँ से फॉलो किया जा रहा था, 1844 जो इंग्लैंड का जो एक्ट था वहीं से फ्रेम करके रख दिया. 1850 ये साल में भारत इंप्लीमेंट कर दिया. यानी हमने कहाँ से उठाया, इंग्लैंड का जो लॉ था वहीं से उठा के भारत में इंप्लीमेंट कर दिया, उसको फॉलो कर रहे थे. था तो तभी भी ब्रिटिश राज ही, वो जैसे कह रहे थे, वो जैसे लॉ बना रहे थे वैसे चल रहे थे. However, it was only in 1857 followed by the English Companies Act 1856 that the Joint Stock Company Act for the first time introduced the principle of limited liability. तब तक 1856 तक लायबिलिटी कैसी थी, जो भी कंपनी के मेंबर्स थे उनकी लायबिलिटी फिक्स नहीं थी, यानी अनलिमिटेड. अगर लॉस हो जाए तो जिम्मेदार कौन, ये फिक्स नहीं था. लायबिलिटी फिक्स नहीं थी मेंबर्स की, अनलिमिटेड लायबिलिटी, उसमें रिस्क है अनलिमिटेड लायबिलिटी. इसलिए पहली बार लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट 1856 में एस्टैब्लिश किया, ये ऐड किया गया. लेकिन तब भी बैंकिंग सेक्टर जो थी, बैंकिंग कंपनीज जो थी, उनको लिमिटेड लायबिलिटी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था. उनको ये ऑप्शन कब मिला, एक कंपनी को छोड़ के बाकी सारी प्रकार की कंपनी जो मेंबर्स थे लायबिलिटी लिमिटेड थी. बैंकिंग सेक्टर जो था उनको ये कॉन्सेप्ट कब लागू पड़ा,
1860 यानी 4 साल बाद बैंकिंग सेक्टर को भी इंक्लूड कर दिया गया भाई आपके मेंबर्स की लायबिलिटी भी लिमिटेड रहेगी। So in 1860, all patterns of companies, all types of companies, liability member of the liability was limited. आगे बढ़ते हैं। In the year 1930, Companies Act emphasized much on promoting more numbers of private companies and to encourage small business and managing agents for commencing their own private companies and to enjoy special privileges. अब ज्यादा फोकस 1930 यानी थोड़े सालों बाद 1860 के बाद थोड़े बहुत बीच में अमेंडमेंट्स होते रहे 1866, 1882 थोड़े अमेंडमेंट्स करते गए, न्यू लॉस बनते गए कंपनीज के ऊपर एज पर द चेंज इन द एनवायरनमेंट, द क्लाइमेट ऑफ द कंट्री। वैसे ही फिर 1913 में एक न्यू कॉन्सेप्ट लेके आया। कॉन्सेप्ट क्या था कि प्राइवेट कंपनीज को प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कंपनीज को एनकरेज किया जाए कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें। मीन्स जो छोटे छोटे बिजनेस कर रहे थे, छोटे छोटे एजेंट्स के स्वरूप में काम कर रहे थे, उनको कंपनी का स्वरूप दे दिया जाए। स्मॉल बिजनेस शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज। तो इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा एनकरेज किया जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कंपनीज ओपन हो या उसका कन्वर्जन हो। स्मॉल बिजनेस शुड बी कन्वर्टेड इनटू कंपनीज, स्मॉल एजेंट शुड फॉर्म कंपनीज। इस तरीके से एनकरेज कर रहे थे और प्राइवेट कंपनीज को स्पेशल प्रिविलेजेस यानी ज्यादा से ज्यादा फायदा या बेनिफिट दिए जा रहे थे, इंसेंटिव दिए जा रहे थे, प्रलोभन दिए जा रहे थे कि प्राइवेट कंपनी को सपोर्ट मिले तो ज्यादा से ज्यादा स्टार्ट इकोनॉमी आगे बढ़े। इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट आया, कंपनीज एक्ट 1956 रेगुलेट्स एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज इन इंडिया। इट केम इनटू फोर्स ऑन एंड फ्रॉम 1 अप्रैल 1956। 1930 के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट बन के सामने आया, यानी इंडिपेंडेंस के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद इंडिपेंडेंस आया और इंडिपेंडेंस यानी 1 अप्रैल 1956 को भारत में अपना खुद का यूं समझ लीजिए, अब तक तो ब्रिटिश राज का हम लॉ फॉलो कर रहे थे, लेकिन इसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट फ्रेम किया 1956 में और 1 अप्रैल 1956 में ये कॉम्प्रिहेंसिव कंपनी एक्ट लागू हुआ और ज्यादा से ज्यादा उसके बाद कंपनीज स्टैब्लिश हुई और इंडिया प्रोग्रेस का जो हमारा रूट है, जो रास्ता है, जो बात, उस पर आगे बढ़े। आज की अगर हम बात करें तो टुडेज सर्कमस्टेंसेस की अगर हम बात करें, इन द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ डिजिटल एरा, कंपनीज एक्ट 1956 सीम्ड टू बी वेरी ओल्ड एंड आउटडेटेड। आपने मोबाइल कंपनीज के भी आजकल फोन देखे होंगे। 2000 से पहले की अगर हम बात करें, साल 2000 से पहले की अगर हम बात करें तो कीपैड वाले मोबाइल आते थे। आज कीपैड वाला मोबाइल कौन यूज करता है? हार्डली कोई यूज करता है। अभी स्मार्टफोन का जमाना है, ठीक है। सो सेम सिचुएशन यहाँ पे हुआ। 1956 का जो हमारा कंपनी एक्ट था बहुत पुराना हो चुका था, आउटडेटेड हो चुका था। आज के करंट सिनेरियो में जहाँ डिजिटल एरा आ गया है, वहाँ ये आउटडेटेड लग रहा था। तो एक और नए पैटर्न का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कंपनी एक्ट फ्रेम किया गया 2013, कंपनीज एक्ट 2013। 57 साल के बाद जब हमारी जो मोदी सरकार जो आई है, उनकी बदौलत, मोदी जी के, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उनकी बदौलत हमें ये कंपनीज एक्ट 2013 मिला। इट कंटेन्स 470 सेक्शंस एंड इट इज एक्सटेंडेड टू ऑल ओवर इंडिया। अब इसके अंदर 400 से भी ज्यादा सेक्शंस हैं, 470 सेक्शंस और भी होंगे, प्लस हो सकते हैं आगे। इट इज एक्सटेंडेड टू ऑल ओवर इंडिया, यानी जम्मू एंड कश्मीर में भी, जहां पहले उसका सेपरेट एक्ट था, अभी वो निकल चुका है। तो अब भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज, उन सब में ये लॉ लागू होता है। ईच एंड एवरी स्टेट, ईच एंड एवरी यूनियन टेरिटरी। The purpose behind this new act is said to be to bring our company law at par with the best global practice. यानी हम ग्लोबल लेवल पे भी अपना परचम लहराए, नाम कमाएं, ग्लोबली हम भी फेमस हो। ये इसका रीजन है कि आज के जमाने की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नया कंपनी एक्ट फ्रेम किया गया 2013। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। कंपनी क्या है? Let us try to understand the definition of the company. कंपनी एक्ट में डेफिनेशन जो दी गई है सबसे इजी है, 2 लाइन की डेफिनेशन है, देख लेते हैं।
Section 2, subsection 20 of the Companies Act 2013 defines a company as a company means a company incorporated under this act. अंडर दिस एक्ट का मतलब क्या हो गया? कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो कंपनी की रचना की गई है, जिसका रजिस्ट्रेशन किया गया है, वो कंपनी हो सकती है। और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी, या उससे पहले की कोई कंपनी होगी उस जमाने में, पुराने जमाने में भी कंपनीज हो सकती है। उस वक्त जो कंपनी होगा, कंपनी लॉ होगा, जिसको फॉलो करके उस कंपनी की रचना हुई होगी, तो उसे भी हम कंपनी मानेंगे। करंट लॉ के हिसाब से किसी कंपनी की रचना हुई तो उसे कंपनी मानेंगे, या पुराना लॉ जो था उस वक्त जो कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, रजिस्टर हुई थी, उसे भी हम कंपनी मान सकते हैं, माना जाता है। इन द अबाउट डेफिनेशन एनी प्रीवियस कंपनी लॉ का मीनिंग क्या है वो समझते हैं। एनी प्रीवियस कंपनी लॉ यानी 2013 से पहले की जितने भी कंपनी एक्ट थे जो भारत में लागू थे, उस वक्त के जमाने में जो भी कंपनी स्टार्ट हुई थी उसे भी हम कंपनी मानेंगे। तो कौन कौन से साल थी जब कंपनीज एक्ट फॉलो किए गए थे, लागू किए गए थे? ऑल इंडियन कंपनीज एक्ट ऑफ बिफोर 1866। पहला लॉ कब बना, कब इंप्लीमेंट हुआ? 1850, 1856, राइट। फिर 1866 ये भी था। इससे पहले के जितने भी एक्ट थे वो सारे एक्ट के हिसाब से जो कंपनी स्टैब्लिश हुई, रजिस्टर हुई, उसे हम कंपनी मान सकते हैं, उसे कंपनी माना जाएगा। फिर 1866 का इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर किसी कंपनी की रचना हुई, मान लीजिए कंपनी की रचना हुई 1870 में, तो उसने उस वक्त 1866 का जो लॉ होगा उसके हिसाब से उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया होगा एज अ कंपनी, तो उसे भी हम कंपनी मानेंगे। 1882 इंडियन कंपनीज एक्ट, मान लीजिए किसी कंपनी की रचना 1890 या 1895 में हुआ होगा, तो उसने कौन सा एक्ट फॉलो किया होगा? तब 1866 फॉलो नहीं किया होगा, जो नया एक्ट आया उसके बेसिस पे उसने रजिस्ट्रेशन करवाया 1882। वैसे ही 1930 इंडियन कंपनीज एक्ट, और उसके बाद 1956 जो आखिरी कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट आया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इसमें से कोई भी लॉ हो सकता है, मींस उस वक्त के टाइम में जब कंपनी की रचना हुई, इसमें से कोई भी एक्ट के हिसाब से कंपनी की रचना हुई होगी तो उसे भी हम कंपनी मानेंगे। ऐसा नहीं कि पुरानी कंपनी तो वो कंपनी नहीं रहेगी, उसने भी लॉ एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अपनी कंपनी की रचना की होगी, जो पर्टिकुलर XYZ कंपनी है। अब ये जो हमने डेफिनेशन देखी अभी, ये कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन नहीं है, इट इज नॉट ए कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन। सिर्फ इसमें रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, कंपनी रजिस्टर हुई है, इनकॉर्पोरेटेड हुई है, बस इतनी बातें हो रही है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं है। तो अब हम इसका थोड़ा दूसरे स्वरूप में समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली कंपनी है क्या। कुछ और डेफिनेशन है हमारे पास या मीनिंग्स है, वो समझ लेते हैं। कंपनी इज एन voluntarily incorporated association which is an artificial person created by law with limited liability having a common seal and perpetual succession। इस डेफिनेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो यही इसके फीचर्स है। कंपनी है क्या? तो भाई वॉलंटरीली एसोसिएशन है, ठीक है, व्यक्तियों का समूह है, और जो भी व्यक्ति है वो अपनी स्वेच्छा से इस कंपनी में जुड़े हैं एसोसिएशन बनाने के लिए, ठीक है। ये कंपनी जो होती है आर्टिफिशियल पर्सन भी है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है? कंपनी इज क्रिएटेड विथ लॉ और बाय लॉ। कंपनी की रचना भी लॉ से होता है और कंपनी का अंत भी लॉ से होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन, कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड, क्रिएटेड बाय लॉ विद लायबिलिटी कैसी रहेगी? लिमिटेड। मेंबर की लायबिलिटी कैसी रहेगी? लिमिटेड रहेगी। इसका अपना नाम होगा, पहचान होगा, इसे कहते हैं कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन। आज कंपनी खुली है, वर्षों तक चलेगी ऐसा मान के ही कंपनी स्टार्ट की जाती है। परपेचुअल सक्सेशन है, मीन्स आज मेंबर है कल ना हो, लेकिन कंपनी रहेगी जब तक लिक्विडेशन में नहीं जाती, तब तक कंपनी का अस्तित्व है। तो ये इसका मीनिंग है। सरल शब्दों में और आगे समझाने की कोशिश की है। कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन in which the funds of a large number of investors are managed by few persons for the purpose of earning profit which are shared by all the investors। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्वरूप है, बिजनेस ही करना है, नॉर्मली यही इनका उद्देश्य होता है। क्या करेंगे? पैसे कंपनी खुद के जेब से निकालेगी? नहीं,
शेयर इशू करेगी, फंड इकट्ठा करेगी, शेयर्स की मदद से, डिवेंचर्स की मदद से बॉन्ड्स इशू करेगी, फंड कलेक्शन किया जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स को इन्वाइट किया जाएगा कि आइए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, हमें पैसे दीजिए, हमें फंड दीजिए ताकि हम एसोसिएशन स्टार्ट कर सके, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी फायदा होगा हम शेयर कर लेंगे। ठीक है, और बिजनेस चलाने वाले होंगे कितने? कम व्यक्ति, फ्यू पर्सन, 2 से 7 व्यक्ति कम से कम होगी बिजनेस चलाने में, कम से कम, मिनिमम, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द कंपनी। और पर्पस क्या होगा? प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट होगा शेयर किया जाएगा, इन्वेस्टर्स को भी उसमें से शेयर मिलेगा। जैसे अगर शेयर्स खरीदते हैं, हम इन्वेस्टर्स बनते हैं, कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, तो हमें शेयरिंग में क्या मिलेगा? डिविडेंड। कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से शेयर किया जाएगा, इन्वेस्टर्स को भी बेनिफिट दिया जाएगा। इन स्मिथ वर्सेस एंडरसन 1880 केस की सिचुएशन देखते हैं। कंपनी, अच्छा, इस केस के बेसिस पे कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है। It was observed that a company in broad sense may mean an association of individuals formed for some purpose. व्यक्तियों का समूह है और इसकी रचना कुछ स्पेसिफिक पर्पस होगा, कुछ पर्पस होगा, उसकी वजह से किया गया है। पर्पस में क्या हो सकता है? प्रॉफिट मेकिंग पर्पस हो सकता है, हेल्पिंग हैंड्स हो सकते हैं, सोसाइटी के सोशल वेलफेयर हो सकता है, समाज के कल्याण के लिए कुछ काम करना हो, एनवायरनमेंट ओरिएंटेड काम करना हो, कुछ कंपनी ने अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे कंपनी के, उसके बेसिस पे काम होगा। It also denotes a joint stock enterprise in which the capital is contributed by a large number of people. कंपनी को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, जॉइंट स्टॉक एंटरप्राइज। ठीक है, जॉइंट स्टॉक एंटरप्राइज में क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ऐसा एंटरप्राइज जहां पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना कंपनी को कैपिटल देते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, फ्री में नहीं देते। ये डेफिनेशन अधूरी। आप अपनी कैपिटल कंपनी को दे रहे हैं ताकि कंपनी बिजनेस करेगी, प्रॉफिट अर्न करेगी, और अल्टीमेटली उसमें से हमें शेयर। तो ये हो गया कंपनी का एक्सप्लेनेशन। कंपनी क्या है वो हमें समझ में आ गया। वॉलंटरी एसोसिएशन, इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन है, लिमिटेड लायबिलिटी होगी मेंबर की, कॉमन सील होना चाहिए, परपेचुअल सक्सेशन होना चाहिए। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं, फीचर्स पे चलते हैं, वन बाय वन इसके जो फीचर्स है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फीचर्स, और वी कैन से द कैरेक्टरिस्टिक्स और द एसेंशियल्स ऑफ कंपनी। हम कब मानेंगे कि ये कंपनी है? तो अगर ये फीचर्स अवेलेबल होंगे उस कंपनी के अंदर तो हम मानेंगे हाँ सर ये कंपनी है। तो पहले पॉइंट पे चलते हैं, रजिस्ट्रेशन। आपने अगर कॉलेज में एडमिशन भी लेना है तो आपने रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। मींस जो उसकी प्रोसेस वो कंप्लीट करनी पड़ती है, ओरल प्रोसेस, डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, अल्टीमेटली फीस पे करनी पड़ती है, तब जाके एडमिशन होता है। सेम वे यहाँ पे कंपनी में भी ऐसे रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट प्रोसेस करनी है, तभी वो वैलिड कंपनी मानी जाएगी, लीगल कंपनी मानी जाएगी। अगर आप प्रोसेस नहीं करते हैं रजिस्ट्रेशन का तो वो कंपनी कंपनी नहीं होगी कानून की नजरों में। इन द आइज ऑफ लॉ इट इज नॉट अ कंपनी, इट इज ट्रीटेड एज इलीगल एसोसिएशन। इसलिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी यूं समझ लीजिए। अगर आपने अपना नाम, अपनी पहचान बनानी है मार्केट में तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए एज अ कंपनी। A company is to be compulsorily registered under the Companies Act. Registration compulsory है। Minimum number of members required for this purpose is 7 in case of public company and 2 in case of private company. अगर आप पब्लिक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना है, स्टार्ट करनी है, कमेंस करनी है, पब्लिक सेक्टर अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो 7% की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 7 मेंबर्स की। प्राइवेट में सिर्फ 2 ही खिलाड़ी आपको ढूंढते हैं। However, Section 3 of the Companies Act 2013 permits creation of one-person company. So ये added attraction है 2013 का सबसे important। जो अगर कोई amendment है या कुछ added version है, updated version है, तो वो ये है। अब तक ऐसा नहीं होता था, एक व्यक्ति कंपनी नहीं खोल सकता था। प्राइवेट कंपनी में भी कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए थे। अब ऐसा सिस्टम नहीं है, सिस्टम में चेंज है। इवन अ सिंगल पर्सन कैन ऑल्सो स्टार्ट। So thus a company is a voluntarily association of person registered with the registrar of companies. Registrar of companies कौन है? ये वो बंदा है जो आपको लाइसेंस देगा कंपनी स्टार्ट करने के लिए। जैसे हमने एक छोटी सी शॉप भी खोलनी होती है तो हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है।
तो वे सेम आपको कहाँ से लाइसेंस लेना होगा, ऑथोराइज्ड व्यक्ति कौन होगी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में आपने जाके यानी कि आरओसी के पास जाके आपने अपनी कंपनी जो स्टार्ट करनी है उसकी जो प्रोसेस है वो यहाँ इस व्यक्ति के पास कंप्लीट करनी है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, डिस्टिंक्ट पर्सन, यहाँ कह सकते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये दोस्तों। जैसे आपके नाम होंगे, किसी का नाम हार्दिक होगा, किसी का नाम मनोज होगा, किसी का नाम दीपक होगा, कोई अंजू होगी, कोई मंजू होगी, राइट। सबकी पहचान है, सबका नाम है। तो कंपनी की भी ऐसी पहचान है, वैसे ही नाम है। कभी कभी ऐसा भी आपने सुना होगा कि भाई मैंने XYZ कंपनी के ऊपर केस कर दिया, या XYZ कंपनी के अंदर मैं काम करता हूँ। किसी कंपनी का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाइए। कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी का आप समझ लीजिए X कंपनी है, तो X कंपनी को आप जानते हैं, Y कंपनी को आप जानते हैं, तो नहीं फेमस होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप सूरत में रह रहे हैं, तो हजीरा साइड पे जितनी भी कंपनीज है, तो वहां की कंपनी में हो सकता है आप काम कर रहे हो, या आपके ब्रदर काम कर रहे हो, या नेबर्स काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, राइट। तो जैसे मान लीजिए L&T कंपनी है, SR लिमिटेड है, तो ये कंपनी को हम जानते हैं, नाम से जानते हैं, राइट। तो कंपनी की एक अलग पहचान है, डिस्टिंक्ट पर्सन है वो, उसको भी हम नाम से जानते हैं। जैसे आपको जाना जाता है वैसे कंपनी को भी जाना जाता है, उसकी एक अलग पहचान है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो एक अलग पर्सनालिटी है। इसीलिए वही यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। A company is a distinct person having its own identity. कंपनी की अपनी एक अलग पहचान है, कंपनी को हम उसके नाम से जानते हैं। It is altogether a separate legal entity independent from its members, though controlled by the board of directors. मेंबर्स की पहचान अलग और कंपनी की पहचान अलग, दोनों अलग अलग व्यक्ति है। मेंबर्स जो है नेचुरल पर्सन है, कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है। ये डिफरेंस अगर आपके माइंड में बैठ जाता है तो ऑल क्लियर है। द कंपनीज मनी एंड प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द कंपनी एंड नॉट टू द शेयर होल्डर्स। स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ। A company's money and property belongs to the company and not to the shareholders, even though the shareholders own the company. भले पैसे शेयर होल्डर के लगे हुए हैं, लेकिन प्रॉपर्टी जो खरीदी गई है वो कंपनी के नाम से खरीदी जाती है। कि भाई ये बिल्डिंग किसकी है, बोले रिलायंस कंपनी की है। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि XYZ शेयर होल्डर की है। इसलिए ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कंपनी की अलग पहचान है, कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, कंपनी की खुद की लायबिलिटी मानी जाएगी, एसेट मानी जाएगी, ये सारी चीजें आएगी। Any of its member can enter into the contract with it in the same manner as any other individual can, and he cannot be held liable for the acts of the company, even if he holds majority of the share capital. जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं वैसे कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जैसे हम लायबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं वैसे कंपनी भी लायबिलिटी क्रिएट कर सकती है, ठीक है। और कमाल की बात यह है, कंपनी की लायबिलिटी तो बनती है, लेकिन लायबिलिटी अल्टीमेटली पे ऑफ कहाँ से किए जाते हैं, हमारे पैसों से किए जाते हैं अल्टीमेटली। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बन जाता है कंपनी से जुड़ा हुआ। पॉइंट नंबर 3 डिस्कशन करता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या है, व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन? शायद सभी पहली बार सुना हो। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड नेवर डाइज, nor does its life depend on the life of its member. It has a perpetual succession. अब यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए कोई कंपनी की स्थापना 1980 में हुई हो, एक्स कंपनी लिमिटेड 1980 में स्टैब्लिश हुई, स्टार्ट हुई। अब जब रचना हुई होगी, इनके जो प्रमोटर्स होंगे जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की अपने बलबूते पे, आज अगर वो नहीं रहे तो, if the promoter or we can say if the member dies, it means company dies.
मेंबर मर गए तो कंपनी मर गई ऐसा मानेंगे? मेंबर रिटायर हो गया तो क्या कंपनी रिटायर हो गई ऐसा मानेंगे? नो, कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग अगले पैराग्राफ में अब क्लियर हो जाएगा। Its member may come or go, but the company can go on forever and remain the same entity. The death, insolvency or retirement of the members does not affect the corporate existence of the company. इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मेंबर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, कंपनी को कुछ नहीं होने वाला है, कंपनी तो अपनी जगह पे ही रहेगी, कंपनी की अपनी पहचान ही अलग है। अभी हमने देखा डिस्ट्रिक्ट पर्सन है, लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी है। अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाए इसका ये मतलब नहीं कि कंपनी की डेथ हो गई, कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसका ये मतलब नहीं कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, कोई बंदा रिटायर हो जाए कंपनी से तो ये मतलब नहीं कि कंपनी रिटायर हो गई है। ठीक है, यानी मेंबर्स चेंज होते रहेंगे लेकिन कंपनी में कोई चेंज नहीं होना है, कंपनी तो चालू ही रहेगी, उसका एक अलग एग्जिस्टेंस है, इट हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस, इट डज नॉट अफेक्ट। मेंबर चेंज हो रहे तो उससे उसकी एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगी, कंपनी तो शुरू ही रहेगी। The company comes to an end only when it is liquidated or wound. On winding up, it ceases to exist. कंपनी का अंत एक ही स्वरूप में आता है जब ये लिक्विडेशन में जाए। जैसे ये लिक्विडेशन में जाएगी इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लिक्विडेशन में कब जाएगी? जब कंपनी के पास कंपनी की जो एसेट है वो कम हो जाए और लिक्विड लायबिलिटी बढ़ जाए। ऐसी सिचुएशन जब होती है, यानी कि कंपनी जब लॉस करने लग जाए और तगड़ा लॉस करने लग जाए, तब एक ही ऑप्शन बचता है कि भाई ये कंपनी अब ज्यादा देर तक मैदान में टिकने वाली नहीं है, लगड़ा हाथी कब तक दौड़ेगा फौज में, तो उसे बंद करने में ही सबका हित हो, तो तब ये डिसीजन लिया जाता है। एक बहुत ही अच्छी सेइंग है इसके ऊपर, प्रोफेसर ग्रोवर इन हिज बुक ऑन मॉडर्न कंपनी लॉ सेज दैट, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, a company continues to exist even if all the members are dead. सारे मेंबर्स अगर मर जाए ना तो भी कंपनी नहीं मरती है, याद रखना। ड्यूरिंग द वॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ वन प्राइवेट कंपनी, रियलिटी ऐसा हुआ था, ड्यूरिंग द वॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ वन प्राइवेट कंपनी व्हाइल इन जनरल मीटिंग वर किल्ड बाय अ बॉम्ब। एक मीटिंग थी, मीटिंग की गई और वॉर कुछ चल रहा था उस समय पे, और उस मीटिंग में जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट थे, उस कंपनी के सारे मेंबर्स प्रेजेंट थे और ऑल द मेंबर्स वेर किल्ड बाय द बम, यानी उस मीटिंग में कोई भी नहीं बचा, बट द कंपनी सर्वाइव। मेंबर्स सारे मर गए, नेचुरल पर्सनालिटीज सारे साइन ऑफ करके निकल लिए, दे डाइड, ऑल द मेंबर्स डाइड, बट द कंपनी सर्वाइव। कंपनी को कुछ नहीं होता है, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो तो आत्मा है। नॉट इवन हाइड्रोजन बम कुड डिस्ट्रॉय इट, बम से भी उसका अंत नहीं हो सकता, याद रखना। हो सकता है कंपनी की जो बिल्डिंग है उसे शायद बम से उड़ा दिया जाए, उनके मेंबर्स को मार दिया जाए, लेकिन कंपनी को कुछ नहीं होने वाला, कंपनी तो होगी होगी, पेपर पे तो है, ऑन पेपर पे तो कंपनी है ही है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन बट नॉट अ सिटीजन। फोर्थ फीचर्स पे चल रहे हैं अभी हम। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन बट नॉट अ सिटीजन। कंपनी को जो माना जाता है वो आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। The company is an artificial person. Its function through its board of directors. However, it is not a citizen as it cannot enjoy the rights under the Constitution of India or citizenship. कंपनी को जो है आर्टिफिशियल पर्सन माना गया, क्यों माना गया? क्योंकि उसका जन्म भी लॉ से होता है और उसका अंत भी लॉ से ही होता है। उसकी स्थापना भी करनी होती है तो उसकी प्रॉपर प्रोसेस करके हमने करनी पड़ती है, और उसका अंत लाना हो तो भी लिक्विडेशन में लेके जाना है, वाइंड अप करना है, तो उसमें भी जो प्रोसेस है फॉलो करके ही उसका अंत लाया जाता है। रातों रात ऐसा नहीं कि चलो कल कंपनी बंद कर देते हैं, कोई दुकान, छोटी सी दुकान नहीं कि आप चलो अगले दिन डिसाइड कर लो बंद कर देनी और हो जाएगी, ऐसे नहीं, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करते हैं। ठीक है, ये सिटीजन, इसको कोई सिटीजन क्राइटेरिया नहीं मिलेगा। सिटीजनशिप के कोई भी लॉस इसे राइट्स या लॉस या ड्यूटीज कोई फॉलो करना नहीं, उसको ये बेनिफिट नहीं मिलता है। इट जो कंपनी है, इट इज नॉट कंसिडर एज सिटीजन, इट इज ओनली कंसिडर एज आर्टिफिशियल पर्सन, यानी सिटीजनशिप का जो भी बेनिफिट है वो कंपनी को नहीं मिलेगा। इन स्टेट ट्रेडिंग एक कंपनी की थोड़ा
जो रियलिटी वो देखते हैं केस में क्या होता है। इन स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस CTO 1963, it was held that neither the provision of the Constitution nor the Citizenship Act apply to it. ये दोनों एक्ट जो है, ना ही संविधान ना ही जो नागरिकता का जो कानून है, ये कंपनी को इसकी कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू नहीं होती। इस केस में डिसाइड किया गया है। It should be noted that though a company does not possess fundamental rights, yet it is a person in the eyes of law. It can enter into contracts with its directors, its members and outsiders. कंपनी को जो है does not possess fundamental rights, इसको कोई जो मूलभूत अधिकार है जो हमें संविधान से मिलते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज जो हम फॉलो करते हैं, हमने पढ़े हैं स्कूल लेवल पे सिविक्स के अंदर, वो हमें लागू होते हैं एज ए नेचुरल पर्सन। लेकिन कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, भले कानून की नजरों में पर्सन है, लेकिन पर्सन कैसा है, ये रियल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फॉलो नहीं करना है, लागू नहीं होता है, सिटीजनशिप एक्ट भी लागू नहीं होता। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है, केस का जो जजमेंट है वो कह रहा है। So it can enter into contract with directors, members and outsiders. हाँ, ये काम हो सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एंटर कर सकता है, तो अभी हमने आगे डिस्कशन किया। कंपनी अपने नाम पे डायरेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मेंबर्स के साथ, आउटसाइडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ये अधिकार है। जस्टिस हिदायतुल्लाह वंस रिमार्क दैट, एक एक्सपर्ट की कमेंट है यहाँ पे, इफ ऑल द मेंबर्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया, the company does not become a citizen of India. If all the members of company के जो members है, अगर वो इंडियन सिटीजन्स है, इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी भी जो है इसको भी सिटीजन ऑफ इंडिया का टाइटल दे दे, मान लो, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता, then if all are married, the company would be a married person. चलो तो फिर कंपनी की भी शादी करवा दो। नेचुरल पर्सन जो काम कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, वो आर्टिफिशियल पर्सन काम नहीं कर सकते, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, रॉबर्ट रॉबर्ट होता है और आम इंसान होता है, यूं समझ लीजिए। तो कंपनी, यहाँ को जो कंपनी की अगर हम बात करें दूसरे शब्दों में, तो एक रॉबर्ट जैसा काम है, आर्टिफिशियल काम, वो रियल पर्सन नहीं है। ठीक है, भले मेंबर्स इंडियन सिटीजनशिप उनको मिली हुई है, लेकिन कंपनी को ऐसा नहीं है कि भाई ये इंडियन सिटीजन है तो कंपनी को भी हम इंडियन सिटीजन मान लें। तो ये सिंपल वर्ड्स में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की जो भी प्रोविजन है और सिटीजनशिप की जो भी प्रोविजन है, वो कंपनी को लागू नहीं होती, इतना माइंड में रखना इस पॉइंट के अंदर। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जो कंपनी के आपने शेयर्स खरीदे हैं XYZ कंपनी के, क्या हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या हम किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या हम उसको सेल कर सकते हैं? तो ये बात बनती है, देखते हैं। सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स दैट द शेयर और डिबेंचर्स, अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन द कंपनी शैल बी मूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। जी, कोई भी मेंबर, जो भी कंपनी का मेंबर बना है बंदा, शेयर्स और डिबेंचर्स अगर कंपनी के खरीदे हैं, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाती है, और अगर उसे फायदा हो रहा है तो वो जरूर ट्रांसफर कर सकता है। वैसे भी फायदा होता है तभी हम उसको बेचने की बात करते हैं ना। आज मान लीजिए आपने कोई शेयर 100 में खरीदा हो, 120 150 का रेट हुआ, तब आप बेचोगे, ऐसे भी लॉस में कौन बेचेगा। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट है उसका तो वो ट्रांसफर कर सकता है इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी का मतलब क्या हुआ है, पेपर में जो आर्टिकल पढ़ते हैं वो ये आर्टिकल नहीं है, इसे कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी अपना फ्रेम करती है और उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐड करती है, इसके अंदर डाला जाता है। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो रखी गई होगी रिलेटेड विद शेयर्स एंड डिबेंचर्स, उसकी बेसिस पे आप शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अंदर जो लॉ रखा होगा, जो भी रूल्स रखे होंगे कि भाई शेयर आप कब ट्रांसफर कर सकते हो, कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, डिबेंचर्स आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, सेल कर सकते हो, तो उसमें जो रूल्स लिखे होंगे उसको फॉलो करके आप ट्रांसफर कर सकते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट इन एस्टैब्लिशिंग अ कंपनी इज दैट
द शेयर्स शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग इजीली ट्रांसफर्ड। यही मेन ऑब्जेक्टिव है एक तरीके से। आपको पहले तो इजीली कैपिटल मिल जाता है, कैपिटल मिल जाएगा तो जो मेंबर्स होंगे, मेंबर्स जो बन रहे हैं, शेयर होल्डर जो बन रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स है, उनके लिए भी बेनिफिट है। उनके लिए क्या बेनिफिट है? जब चाहे तब आप अपने शेयर्स बेच सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अ मेंबर मे सेल हिज शेयर्स इन द ओपन मार्केट एंड रियलाइज द मनी इन्वेस्टेड बाय हिम। जब उसे लिक्विड यानी कि लिक्विडिटी की जरूरत हो, मीन्स कभी भी मनी की जरूरत हो, तो वो इसको इजीली इस शेयर को सेल कर सकते हैं। कहाँ पे सेल कर सकते हैं? ओपन मार्केट में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेंसेक्स। दिस प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द मेंबर। अब बेनिफिट क्या होगा? दोनों को फायदा है। मेंबर्स यानी कि इन्वेस्टर्स को क्या मिलेगा? मैंने अंडरलाइन किया, इन्वेस्टर्स को क्या फायदा है? यहाँ पे लिक्विडिटी मिलती है, जब चाहे तब आप शेयर इजीली सेल कर सकते हैं। एज ही कैन फ्रीली सेल हिज शेयर्स, तो उससे मेंबर को क्या मिलता है? इन्वेस्टर को क्या मिलता है? शेयर होल्डर को क्या मिलता है? लिक्विडिटी। जब चाहो तब आप उसको बेच दो। मान लीजिए आपको आज 2 लाख की जरूरत है और आपके पास 5 लाख के शेयर पड़े हुए हैं, तो चलिए 2 लाख के बेच दो, 2 लाख आपको मिल जाएंगे, तुरंत मिल जाएंगे, सेम डे मिल जाएगा और आप उसको इजीली आगे यूज कर सकते हैं जब आपने यूज करना हो या प्रॉफिट बुक करना हो, जैसे आपके रिक्वायरमेंट। तो लिक्विडिटी किसे मिली? मेंबर को, इन्वेस्टर। कंपनी को क्या मिलेगा? कंपनी को क्या फायदा? एंड एंश्योर स्टेबिलिटी, कंपनी को स्टेबिलिटी मिलेगी। इन्वेस्टर को लिक्विडिटी मिलेगी तो कंपनी को क्या मिलेगा? स्टेबिलिटी। एज द मेंबर इज नॉट विथड्रॉइंग हिज मनी फ्रॉम द कंपनी। आप मार्केट में सेल कर रहे हो, ओपन मार्केट में, कंपनी को सेल नहीं कर रहे हो। वन इन्वेस्टर इज सेलिंग टू अनदर इन्वेस्टर, कंपनी को सेल नहीं करे। कंपनी को सेल करेंगे तो कंपनी ने वो कैपिटल आपको दे देना पड़ेगा, बिजनेस कैसे करेगा? आपने अपनी इनिशियल में कैपिटल दे दी है कंपनी को, अब आपको जब पैसे की जरूरत होगी तब आप ओपन मार्केट में सेल करेंगे और अदर इन्वेस्टर से आपको पैसे प्राप्त। कंपनी को स्टेबिलिटी मिलती है, यानी कंपनी को कैश नहीं निकालनी है, निकालेगा दूसरा इन्वेस्टर, एक बायर होगा एक सेलर होगा, ऐसा होगा मार्केट में। कंपनी का काम खत्म हो गया, कंपनी को तो फंड मिल गया और कंपनी उस फंड से बिजनेस करेगी, अपना काम चलाएगी, फंक्शन करेगी। Articles of association, even a company can put certain restrictions on the transfer of shares, but it cannot altogether stop it. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की मदद से कंपनी चाहे तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस रख सकती है शेयर के ट्रांसफर के ऊपर, स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए थोड़े समय के लिए अगर वो चाहे तो रिस्ट्रिक्शन रख सकती है। प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्शंस रख सकती है, लेकिन जो सरकारी कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी को ये अधिकार नहीं है तो कोई भी रोक टोक रख सके इन्वेस्टर के ऊपर, दैट यू आर नॉट सपोज टू सेल एनी शेयर्स। ऐसा रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी फिर भी रख सकती है, पब्लिक सेक्टर नहीं रख सकती, ऐसा रूल है। चलिए तो चलते हैं पॉइंट नंबर 6, लिमिटेड लायबिलिटी पे। ये लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। ये इनोवेटिव आइडिया, न्यू आइडिया, नोवल आइडिया ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1857। Any person can participate in the share capital of an incorporated company and the limit is liability to the extent of his participation. आपको डिसाइड करना है आप कितना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कंपनी के अंदर। कोई शेयर होल्डर 10,000 डालेगा, कोई 20,000 डालेगा, कोई 50,000 डालेगा, जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो उतनी लायबिलिटी लेने के लिए रेडी होगा। जितनी आप कैपिटल डाल रहे हैं बस आपकी लायबिलिटी उतनी ही रहेगी, उससे 1 रुपया ज्यादा आपने देना नहीं। दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। Unlike a partnership concern where the liability of each partner is unlimited and he can be called upon to sell out the last penny in his pocket to meet the liabilities of the partnership concern. पार्टनरशिप में क्या होता है? जो भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, अपना घर बार बेच के भी लायबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी पार्टनरशिप कंपनी, यानी आपकी सारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। अगर कोई लायबिलिटी ज्यादा क्रिएट हो गई पार्टनरशिप चलाते वक्त, पार्टनरशिप आपने जो बोली फर्म वो चलाते वक्त अगर लायबिलिटी ज्यादा हो गई तो आपने अपना घर बार भी बेच के वो लायबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी। तो पार्टनरशिप में लायबिलिटी कॉन्सेप्ट कैसा है? वहां हर एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जबकि कंपनीज एक्ट क्या कह रहा है? कंपनी की लायबिलिटी जितनी की वो शेयर्स खरीद रहा है उतनी ही रहेगी, उससे ज्यादा।
In an incorporated company, the members can be called upon to contribute only to the extent of their unpaid capital on the share subscribed by them. अब मान लीजिए किसी मेंबर ने यूं डिसाइड किया हो कि मैं कंपनी के 20,000 रुपए के शेयर्स खरीदूंगा और मेंबर बनना चाहता हूँ, ठीक है। अब उससे कॉल मनी मंगवाया गया, ठीक है। तो भाई आपने 20,000 जमा करने हैं, तो फर्स्ट कॉल मनी यानी फर्स्ट एप्लीकेशन में मान लीजिए कंपनी ने कहा कि 12,000 भर दीजिए पहले आप, फिर दूसरे में बोला हो 4,000 भर दीजिए, और लास्ट कॉल में हो सकता है 4,000 की और डिमांड की थी, लेकिन वो 4,000 पे नहीं किए, यानी 12 + 4 हो गया 16,000 पे किए, लेकिन 4,000 अनपेड हो गया। वो कैपिटल कैसा हो गया? अनपेड हो गया, मेंबर पे नहीं कर रहा है। तो ये 4,000 तक की ही आगे की लायबिलिटी मेंबर की रहेगी। 4,000 रुपीज से ज्यादा उसको 1 रुपया देना नहीं है। कहने की बात ये है, मैक्सिमम लायबिलिटी उसकी 20,000 है, जिसमें से 16,000 वो दे चुका है, 80% दे चुका है। रिमेनिंग 20% जब मांगा जा रहा है तब दे देना चाहिए, लेकिन कारण से अगर वो नहीं दे पा रहा है तो थोड़े समय के बाद वो दे सकता है। उतनी ही लायबिलिटी रहेगी, 20,000 से 1 रुपया उसको ज्यादा निकालना। This secures the members and encourages large-scale investments in an incorporated form of organization. यहाँ सिक्योर्ड काम किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट जो होगा कंपनी का वो एक लिमिट में रहेगा और मेंबर्स की लायबिलिटी भी कम रहेगी। सिक्योर्ड काम होगा, दोनों के लिए अच्छा होगा। इस तरीके से अगर कॉम्बिनेशन बनता है। कॉमन सील शायद आपने देखा होगा, किसी भी कंपनी का एक मोहर लगाई जाती है। कोई भी कंपनी जो होती है, आपने देखा होगा LIC की अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो उसका जो सिंबल होता है वो तो होता ही होता है, और उसके साथ साथ उसका सील यूज किया जाता है, स्टैंप लगाया जाता है। यूं समझ लीजिए, जो एक अलग से मेटल का बना होता है, गोल्डन कलर का होता है, वो स्टैंप लगाया जाता है। तभी वो कहते हैं कि भाई ये जो कंपनी का कंसर्न मिल गया, आपको स्टैंप लग गया, यानी कंपनी का कंसर्न मिल गया। कंपनी कह रही है कि आपने जो ऑफर रखी हमने एक्सेप्ट कर ली। आप मान लीजिए कंपनी का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं किसी कंपनी का, आपने ऑफर रखी, एप्लीकेशन रख दी कि भाई मुझे ये आपकी कंपनी का ये 10 लाख का इंश्योरेंस लेना है, LIC में आपने एप्लीकेशन दे दी। कंपनी अगर एग्री करती है तो वो आपसे प्रीमियम मांगेगी, प्रीमियम जैसे आप पे करते हो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पॉलिसी के मिल जाएंगे। किस पे? कंपनी की कंसेंट होगी। कंपनी की कंसेंट कब मिली ऐसा मानेंगे? जब उसके ऊपर आप उसका कॉमन सील देखेंगे, उसका स्टैंप देखेंगे, ठीक है। तब हम कहेंगे कि हाँ, आपके ऑफर का एक्सेप्टेंस कंपनी ने किया है। Since the company has no physical existence of its own, it must act through its agent called directors. कंपनी चलाने वाला बंदा जो है डायरेक्टर्स, डायरेक्टर ही कंपनी चलाते हैं। All contracts entered by the agent of the company must be done under the seal of the company. कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रही है, फिर वो डायरेक्टर्स की मदद से कर रही है या अन्य कोई व्यक्ति से कर रही हो, तो उसके ऊपर, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कंपनी का सील होना अनिवार्य है। समझ, the common seal of the company has its own significance for entering into a contract. It acts as the official signature of the company. मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। जहां कॉमन सील होगा ना, वहां ये वो समझ लीजिए कि कंपनी की सिग्नेचर आ गई है। ब्रांच मैनेजर की वगैरह की तो सिग्नेचर होनी होगी, लेकिन वो स्टैम्प, वो सील भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कॉमन सील यानी दो चीजें होगी, कॉमन सील होगा प्लस ऑथोराइज व्यक्ति की सिग्नेचर। A common seal is an express consent of the company. कंपनी ने कंसेंट दे दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट वो कबूल कर रहा है। दस डॉक्यूमेंट, कहाँ कहाँ कॉमन सील लगेगा ये समझ लीजिए। डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट और एनी डिड not bearing the common seal of the company is not authenticated and will not be binding on the company. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है कंपनी के साथ तो कंपनी का कॉमन सील उसके ऊपर अनिवार्य है। अगर वो नहीं है तो हम उसको ऑथेंटिक नहीं मानेंगे, वैलिड नहीं मानेंगे। हो सकता है फर्जी भी हो, फेक भी हो, इसलिए ऑथेंटिक काम करना है आपने। आप जब भी कोई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका कॉमन सील एक बार जरूर देख लेना चाहिए कि फर्जी तो नहीं है। कंपनी का कॉमन सील लगा हुआ है, ऑथोराइज्ड व्यक्ति का साइन है, ये हमें हमेशा चेक करना चाहिए। इन प्रेजेंट सिनेरियो, अब आज की अगर हम बात करें 2013 की, इन प्रेजेंट सिनेरियो टू यूज कॉमन सील इज नॉट मैंडेटरी। अब मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सिग्नेचर तो आपने चेक करनी है ऑथोराइज व्यक्ति की, ठीक है। सेपरेट प्रॉपर्टी, अगला पॉइंट।
The company, being a distinct and legal personality, can own, enjoy, and dispose of the property in its own name. कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, उसकी ओनरशिप प्राप्त कर सकती है, उसे यूज कर सकती है, उसे सेल भी कर सकती है अपने नाम पर. The company becomes the owner of its capital and asset through contributed by its members. भले शेयर कैपिटल मिला हमको आउटसाइडर से, शेयर होल्डर से मिला है, कंपनी को मिला है, लेकिन कंपनी उसकी ओनर मानी जाएगी. कैपिटल कंपनी का माना जाएगा, उसका यूज किया जाएगा एसेट खरीदने में, ठीक है, लायबिलिटी पे ऑफ करने में, यानी बिजनेस करने में, बिजनेस को चलाने में उसका यूज करेगी और कंपनी को ये हक मिलता है, अधिकार मिलता है. In other words, although its capital and assets are contributed by its shareholders, they are not the private and joint owners of its property. कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की ही मानी जाएगी, शेयर होल्डर्स की नहीं मानी जाएगी. आपने सिर्फ कैपिटल दिया है, कोई एसेट लाके नहीं दिए कंपनी को, ठीक है. आपने पैसे देने हैं, बाकी का काम कंपनी करेगी. जो भी व्यवहार कंपनी कर रही है उसकी अथॉरिटी कंपनी के पास है, वो एसेट कंपनी की होगी, वो लायबिलिटी कंपनी की होगी, भले कंट्रीब्यूशन शेयर होल्डर का हो, ठीक है, उसमें शेयर होल्डर का हिस्सा नहीं रहेगा, प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं रहेगा, ठीक है. हिस्सा शेयर होल्डर का सिर्फ जितने के शेयर्स खरीदे, बेनिफिट के हिसाब से सिर्फ डिविडेंड मिलेगा. ऐसा नहीं होगा कि आधी प्रॉपर्टी मेरी है, 50% शेयर मैंने खरीदी है, ये बिल्डिंग जो आपने ली है 2 करोड़ की, तो 1 करोड़ की मेरी हुई, 1 करोड़ की आपकी. ऐसा शेयर नहीं मांगना है वहां जाके बिल्डिंग में, ठीक है. Thus, the shareholders are not the owner of the company's property. ठीक है, कंपनी की प्रॉपर्टी का ओनरशिप आप क्लेम नहीं कर सकते एज एन इन्वेस्टर. In Hyderabad Sindh Electric Supply Company versus Union of India 1959 के केस में जजमेंट दिया गया. जजमेंट यही है कि द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स. इतना भारी भरकम स्टेटमेंट है कि कंपनी की प्रॉपर्टी वो कंपनी की मानी जाएगी, शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी नहीं है, भले पैसे शेयर होल्डर के लगे. ध्यान रखना है. सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी ओनली. अगला पॉइंट, वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट. वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट. कंपनी क्या है? एक एसोसिएशन है, व्यक्तियों का समूह है. ये व्यक्ति क्यों इकट्ठा हुए हैं सर? उनका अल्टीमेटली एक ही टारगेट है कि प्रॉफिट कमाना. तो कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन. जो भी व्यक्ति इस एसोसिएशन में जुड़ रहा है अपनी स्वेच्छा से जुड़ रहा है, कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं है उसके ऊपर, कोई फोर्स का उपयोग नहीं किया जा रहा है, उसको जबरदस्ती अंदर एंटर नहीं करना है. वो खुद रेडी होना चाहिए कि हाँ मैं मेंबर बनना चाहता हूँ कंपनी का, चलिए हम एक कंपनी स्टार्ट करते हैं. और उसमें नॉर्मली जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर, वो क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग. इट इज फॉर्म्ड फॉर द अचीवमेंट ऑफ सम पब्लिक गोल्स एंड व्हाटसोएवर प्रॉफिट्स आर गेन्ड इज डिवाइडेड अमंग इट्स शेयरहोल्डर्स. तो प्रॉफिट अर्निंग ही एक मेन टारगेट होता है नॉर्मली कंपनी का. अगर प्रॉफिट होगा तो कंपनी आगे काम कर पाएगी, बिना प्रॉफिट के थोड़ी ना काम होगा. जैसे हमने कोई काम करना है तो हमने कैसे खाना खाना पड़ता है, फूड खाना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, एनर्जी लेनी पड़ती है, तभी तो हम रिचार्ज होंगे तो हम कुछ काम कर पाएंगे. सेम वे कंपनी का रिचार्ज क्या है? एनर्जी क्या है? प्रॉफिट. प्रॉफिट होगा तो कंपनी आगे बढ़ेगी, आगे और काम कर पाएगी, एक्सपांशन कर पाएगी, दूसरे ब्रांच खोल सकेगी. तो कंपनी कैनॉट बी फॉर्म टू कैरी ऑन एनी एक्टिविटी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड हैविंग नो प्रॉफिट मोटिव. हाँ, सोसाइटी को नुकसान हो वैसा काम भी नहीं करना है, समाज को नुकसान हो, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई और इलीगल काम नहीं करना है कंपनी ने, थोड़ा ध्यान रखना है. और जहाँ प्रॉफिट नहीं होगा वो फिर कंपनी नहीं होगी, वो तो एनजीओ हो जाएगा, ठीक है, वो तो एनजीओ माना जाएगा जहाँ प्रॉफिट नहीं होगा, सिर्फ वेलफेयर एक्टिविटी होती है, ठीक है. तो फिर वो वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट अगर हम बात करते हैं तो वो कंपनी नहीं होगी, वो एनजीओ हो जाएगी. कैपेसिटी टू शू एंड बी शू. कंपनी केस कर सकती है, कंपनी केस कर सकती है तो कंपनी के ऊपर भी केस हो सकता है. इसका मतलब ये है अ कंपनी कैन शू, यानी कंपनी किसी और व्यक्ति पे केस करना चाहे तो कर सकती है. सिचुएशनल है, मन हुआ केस करना, ऐसे नहीं है. कुछ लीगल पॉइंट होगा तो आप केस करिए. कंपनी केस कर सकती है अपने नाम पे, तो कंपनी के ऊपर भी केस किया जा सकता है. कोई एक इंडिविजुअल पर्सन हो, उसे लगता है नाइंसाफी हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है, तो ही कैन ऑल्सो शू टू द कंपनी. द कंपनी इज राइट टू शू अराइजेस व्हेन सम लॉस इज कॉज्ड टू द कंपनी. कंपनी को नुकसान हुआ हो, कंपनी की प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी के साथ कुछ छेड़खानी की गई है, वहां लॉस हुआ है,
कंपनी को बदनाम करने की किसी ने कोशिश की हो, या उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाए बात, या उसकी पर्सनालिटी पे बात आ जाए, तो कंपनी केस कर सकती है व्यक्ति के ऊपर, या उल्टा हो जाए तो व्यक्ति कंपनी के ऊपर केस कर सकती है। लेकिन रजिस्ट्रेशन हुआ हो तो ही ये काम हो सकता है, ये माइंड में रखना है। कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए तो ही कंपनी केस कर सकती है। इसलिए पहला पॉइंट ही हमने रजिस्ट्रेशन वाला रखा था, आपको याद हो तो। A company as a person separate from its member may even sue one of its own members for libel. किसी मेंबर ने अगर गड़बड़ की है, कंपनी को बदनाम करने की कोशिश की है, तो कंपनी के पास ये भी अधिकार है कि वो अपने मेंबर के ऊपर भी केस करना